बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लाम के प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, इससे मुझे हौसला अफजाई होगी और मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। चलें अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वक्तों की बात है कि दो बरियाज़मों के दरमियान एक सहरा पड़ता था, जहाँ से लोग काफ़िलों की सूरत में या अकेले ही सफ़र करते थे। इस सहरा के बीचों बीच एक अजीबोगरीब बाँस का दरख्त था। उस पर पत्ते नहीं थे, सूखा लंबा बाँस था। अगर कोई थका हारा मुसाफिर इसके पास से गुज़रता या इसके पास आकर बैठता तो इसको खुद ब खुद नींद आना शुरू हो जाती, और नींद भी इतनी गहरी आती कि मुसाफिर हशाश बशाश सोकर उठता, मगर उसके सोते वक्त उस बाँस पर अचानक पत्ते निकल आते और वो एक सायादार दरख्त बन जाता, और नीचे सोने वाले मुसाफिर को पता भी ना चलता कि वो बाँस एक दरख्त बन चुका है। साए में सोने की वजह से ना इसे धूप का एहसास होता और ना ही गर्मी लगती, बल्कि ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता। जब मुसाफिर सोकर उठते तो हर तरफ तरह तरह के फल गिरे होते, और फल भी इतने रसीले और मीठे होते कि मुसाफिर ताज्जुब का शिकार हो जाते और सारे फल जमा कर लेते या थोड़े बहुत खाकर अपनी भूख मिटा लेते। लोग अल्लाह का शुक्रगुजार होते कि इस तपते सहरा में भी इन्हें सायादार दरख्त और रसीले फल मिल गए, मगर वो लोग हैरानकुन भी होते कि इस बाँस के नीचे इतनी देर सो गए, और फलों का आस पास गिरना लोगों को हैरानकुन कर देता, क्योंकि जब लोग सोकर उठते तो वो दरख्त दोबारा बाँस बन जाता था। लोग इस अजीबोगरीब बाँस के मतलब बातें करने लगे। हर कोई अपनी अपनी बोलियाँ बोलता। कोई कहता इस पर किसी जिन या भूत का साया है, कोई परियों का मतलब कहता, तो कोई किसी अल्लाह की तरफ से सहरा में आने वाले थके हारे मुसाफिरों के लिए तोहफ़ा कहता कि लोग इसके नीचे बैठकर अपनी थकन दूर कर सकें, साथ साथ फल खाकर अपनी भूख मिटा सकें। गर्जिया जितनी मुँह उतनी बातें इस बाँस के मतलब फैलने लगीं। होते होते इस बाँस की शोहरत आसपास के बादशाहों तक भी जा पहुँची। बादशाह बाँस को अपने मुल्क में लाकर उगाने के बारे में सोचने लगा। इन बादशाहों को ये एहसास नहीं था कि सहरा में इस बाँस की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि थके हारे मुसाफिर थोड़ी देर सहरा में आराम कर सकें और मीठे और रसीले फलों को खाकर अपनी भूख मिटा सकें। शहरों में तो मुसाफिर खाने होते हैं जहाँ मुसाफिर आराम कर सकते हैं, मगर इन लालची बादशाहों की नीयत इस बाँस को हासिल करने के लिए बदल चुकी थी। इन बादशाहों की ये भी सोच थी कि इस तरह का इनका मुल्क मशहूर हो जाएगा, और जब लोग दूर दूर से आएंगे तो इस बाँस के दरख्त को देखने आएंगे तो इस तरह इनके मुल्कों की सियाहत भी बढ़ेगी। बादशाहों ने किसानों का ग्रुप बनाया और बाँस को उखाड़ कर लाने का हुक्म सुनाया, मगर जो भी इस बाँस को उखाड़ कर लाने के लिए जाता वो नाकाम वापस आता, क्योंकि जैसे ही किसान इस पर वार करते बाँस तो अपनी जगह साख्त रहता और इस पर एक ज़रब भी ना आती, जबकि कुल्हाड़ी टूट जाती या आधी एक तरफ को मुड़ जाती। बादशाह किसानों के नाकाम वापस आने पर इन्हें सख्त से सख्त सज़ा देता। किसानों को तो समझ आ गई थी कि ये कोई आम बाँस का दरख्त नहीं है, मगर ये बात बादशाहों की अक्ल में नहीं आ रही थी। किसानों को आजमाने के बाद बादशाहों ने फ़ौज को इस बाँस को उखाड़ कर लाने के लिए भेजा। इत्तेफाक से दो मुल्कों की फ़ौज एक ही वक्त सहरा में पहुंची। दोनों मुल्कों की फ़ौज की ख्वाहिश थी कि वो पहले इस बाँस को काटें, मगर जैसे ही एक मुल्क की फ़ौज इसको काटने के लिए आगे बढ़ी तो दूसरे मुल्क की फ़ौज बीच में आ गई। पहले हम इस बाँस को काटेंगे और अपने मुल्क लेकर जाएंगे। इसी तरह होते होते पूरा दिन गुजर गया और फिर कई दिन यूं ही आपस में ही लड़ते गुजरते गए। अभी ये फ़ौजी सहरा में ही आपस में उलझे थे कि इन दोनों छोटे मुल्कों पर एक बड़े मुल्क ने हमला कर दिया। इन छोटे मुल्कों के बादशाहों ने अब सबसे पहले अपने ताकतवर और सीनियर फ़ौजी तो सहरा में भेजे हुए थे। इन बादशाहों को अपनी अपनी जानों और मुल्क को बचाने के लिए इन फ़ौजियों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने अपनी अपनी जानों और मुल्क को बचाते हुए इन फ़ौजियों की ज़रूरत जो पड़ी तो उन्होंने इन्हें सहरा से वापस बुलवा लिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बड़े मुल्क के फ़ौजी इन मुल्कों पर आधे से ज़्यादा कब्ज़ा कर चुके थे। जब बादशाह के महलों के पास ये फ़ौजी पहुँचे तो बादशाह ने अपनी जान बचाकर महल से दूर भागते हुए सहरा में पहुँच गए। जब ये बादशाह बाँस के दरख्त के करीब पहुँचा तो इन्हें ये बात याद आ गई कि अब वो बाँस के पास पहुँचकर खुद ब खुद सो जाएंगे, और जब उठेंगे तो इनके इर्द गिर्द फल गिरे होंगे। दोनों बादशाह सब कुछ
लुट जाने के बावजूद बड़ी शान और अक्कड़ से दरख्त के पास आ गए। वो एक दूसरे को देखकर और एक दूसरे की हालत से समझ गए कि जो मेरे साथ बीती है वो इसके साथ बीती हुई है। दोनों बादशाहों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक बादशाह जल्दी से बांस के दरख्त के साथ लग गया और दूसरा बादशाह थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और सोने की झूठ मूठ की एक्टिंग करने लगा। दोनों बादशाहों को गर्मी के साथ साथ भूख और प्यास भी ज़ोरों की लगी हुई थी, मगर भूख और प्यास की वजह से नींद ना आई और ना ही कोई जदोई अमल हुआ, बल्कि बांस अपनी जगह से अचानक ज़मीन पर एक जानब गिर पड़ा। जैसे ही बांस का दरख्त ज़मीन पर गिरा, इसी वक्त बादशाहों का गुरूर भी ज़मीन में गिर गया। अब इन्हें एहसास हुआ जिस बांस के दरख्त को उखाड़ कर लाने के लिए उन्होंने बेगुनाह किसानों को सज़ा दी, अपने मुल्क की फ़ौजों को यहाँ तक भेजा और सबसे बढ़कर अपनी बादशाही गवाई, वो बांस का दरख्त आज ज़मीन पर गिरकर इनको मुँह चढ़ा रहा है। दोनों बादशाह जल्दी से इस बांस को उठाकर कोशिश करने लगे कि किसी न किसी तरह इसे खड़ा करके इसके साए में रहें और फलों का मज़ा लें, मगर थकन और प्यास की वजह से बादशाहों को ये कोशिश नाकाम रही। वो सहरा में भूखे प्यास से रोने लगे। बेगुनाह किसानों के साथ अपने रवैये पर इन्हें बेहद पछतावा हुआ, मगर अब सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका था। इनकी बादशाही ना रही थी और ना ही वो शान व शौकत रही। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।